ACL टीयर में सबसे बेस्ट और सबसे कम फेलियर वाली सर्जरी कौन सी है? मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपी एक्सपर्ट हूं। दोस्तों, आज हम ACL पे बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे कि आखिर कौन सी सर्जरी ज़्यादा सक्सेसफुल है, सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है और क्यों, विद रिसर्च एंड डाटा। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए अगर आपका ACL टीयर है, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए पूरी ACL की जर्नी के अंदर। ACL टीयर एक कॉमन चीज़ है। कई बार खिलाड़ी को पैर ट्विस्टिंग के कारण ACL टीयर हो जाता है। ACL टीयर जब होता है तो पॉप या क्लिक की आवाज़ आती है, घुटना घूम जाता है और सूजन आने लगती है। धीरे धीरे आपका पेन और स्वेलिंग कम हो जाती है, पर आपको एक सिम्टम रह जाता है जिसका नाम है इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि ACL एक लिगामेंट होता है जो दोनों हड्डियों को जोड़ता है। ये है ACL। अब ये टूट गया है, सो ये GPS की तरह काम करता है। GPS का क्या फंक्शन होता है? आप कहाँ जा रहे हैं वो आपके मोबाइल में दिखता है कि मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ। सो एक तरह से GPS पोजिशनिंग, उस तरह से ACL पे प्रोप्रियोसेप्शन रिसेप्टर्स होते हैं। वो प्रोप्रियोसेप्शन रिसेप्टर्स आपके ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि आपका नी कहाँ पर है, तो नी को स्टेबिलिटी मिलती रहती है। दूसरा, ACL फीमर और टिबिया को जोड़ता है, तो वो भी एक स्टेबिलिटी का बड़ा मेन रीज़न है। सो दो रीजन्स की वजह से हमारे नी में स्टेबिलिटी रहती है। ACL टूटने की वजह से दोनों रीज़न मिस हो जाते हैं। सो आपका GPS भी चला गया और दोनों के बीच में कनेक्शन भी टूट गया, तो आपका नी लचक मारता है इस तरह से। अब लचक मारता है दोस्तों, धीरे धीरे नी देख रहे हैं आप, मेनिस्कस खराब होंगे, कार्टिलेज फटेंगे और आपका धीरे धीरे घुटना खराब होने लगा। इसीलिए ACL की सर्जरी ज़रूरी होती है अगर कंप्लीट टीयर है। अगर पार्शियल टीयर है तो मैं बिना सर्जरी से उसको ठीक कर सकता हूँ थ्रू ग्रोथ फैक्टर इंजेक्शंस या स्टेम सेल इंजेक्शन, बट वो तभी काम करते हैं जब हम ACL हीलिंग रिहैब भी पूरा करते हैं 3 से 4 महीने तक। अगर आपको इंजेक्शन लग गए हैं और आप रिहेबिलिटेशन के लिए एक्सपर्ट नहीं मिल रहा है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको ऑनलाइन रिहैब सिखा सकते हैं। अब बात करते हैं सर्जरी की। अगर कंप्लीट टीयर है, आपका पैर अनस्टेबल है, आपको चलने में लचक आ रही है, नॉर्मल चलने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर जब भी आप खड्डे में पैर रखेंगे, चेंज ऑफ डायरेक्शन करेंगे, लॉन्ग जंप करेंगे, गेम में जाएंगे तो आपका पैर घूमेगा, स्टेबल नहीं लगेगा, इसका मतलब लचक मार रहा है, तो आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। अब सर्जरी को सक्सेसफुल बनाने के लिए कई सारी चीज़ें हैं। सो हम सभी में बात करेंगे, हम बात करेंगे डेवलपमेंट की कि ACL की सर्जरी कैसे डेवलप हुई। ACL के लिए सर्जरी जब हम करते हैं तो ज़्यादातर लोग हैमस्ट्रिंग टेंडन से ACL बनाते हैं। ये आपका नी है, पटेला, फीमर, टिबिया। अब हैमस्ट्रिंग टेंडन दो लंबे लंबे निकलते हैं, साथ में पेरोनियस लॉन्गस भी मिला सकते हैं जो अंकल के पास से निकलता है, वो भी लंबा निकलता है। अब जब हैमस्ट्रिंग टेंडन से ACL बनाते हैं तो इन दो लंबे टेंडन में इतनी मजबूती नहीं होती। सो इन दोनों को हम क्या करते हैं, डबल करके 4 फोल्ड कर लेते हैं। 4 फोल्ड का हमारा ACL बन गया। इसमें 4 धागे हैं, इसमें से कई बार एक पेरोनियस लॉन्गस रहता है, एक हैमस्ट्रिंग रहता है। अब इसका जो डायमीटर रहता है दोस्तों, वो रहता है 7 mm से लेके 8.5। कोई बहुत अच्छा एथलीट है तो 9 mm मिल गया, इससे ज़्यादा डायमीटर आपको हैमस्ट्रिंग और पेरोनियस लॉन्गस का नहीं मिलता। इसके बाद छेद होता है, 4 धागे का छेद होता है। फीमर में कितना बड़ा छेद किया, टिबिया में कितना बड़ा छेद किया, जितना हमारा ग्राफ्ट का डायमीटर है। ऊपर लग गया बटन और नीचे लग गया बायोस्क्रू। इसमें 1.5 महीने चिपकने में लगाएगा, तो 1.5 महीने का चिपकने में लगा तो 1.5 महीने रेस्ट हो गया। अभी जो ACL का ग्राफ्ट है दोस्तों, ये मजबूत नहीं है, ये एक फेज से जाता है, इसीलिए ACL की इतनी फेलियर होती है, लगभग 20% तक फेलियर है इस सर्जरी का। वाई? बिकॉज अगर मैं देखूँ ACL का ग्राफ्ट किस तरह से मजबूत होता है, तो ये आपके नॉर्मल ACL की स्ट्रेंथ है, ये आपकी ग्राफ्ट की स्ट्रेंथ है। तो जिस दिन हमने आपका ग्राफ्ट डाला था वो नॉर्मल ACL से ज़्यादा मजबूत था। मजबूत तो था पर वो चिपका नहीं था, वो तो स्क्रू सेट का हुआ था। इसके कारण इसमें न तो वजन दिया गया, ना पैर बैंड किया गया, सब कुछ धीरे धीरे गया। अब 1.5 महीना आपको ब्रेसो वगैरह चलना पड़ा। ग्राफ्ट के फेज़ होते हैं, जो पहला फेज़ होता है दोस्तों वो होता है नेक्रोसिस। इसका मतलब ग्राफ्ट मरता है। सो 3 महीने तक ग्राफ्ट मेरा मरता रहता है, क्योंकि खाना नहीं मिल रहा तो कमज़ोर होता रहता है। 3 महीने के बाद चालू होता है मेरा फेज़ ऑफ नियोवैस्कुलराइजेशन। इसका मतलब उसके अंदर ब्लड वेसल्स ग्रो करती है, उसको खाना मिलने लगता है। तब धीरे धीरे ग्राफ्ट मेरा और कमज़ोर होता वापस मजबूत होने लगता है। तो नियोवैस्कुलेशन फेज़ कंप्लीट होते 6 महीने। इसका क्या मतलब है कि नेक्रोसिस और नियोवैस्कुलेशन ये दोनों फेज़ चले 6 महीने तक। इस 6 महीने के दौरान मेरा ACL पहले चिपका नहीं है और फिर बहुत ही कमज़ोर है, नॉर्मल ACL से भी ज़्यादा कमज़ोर है। इस ड्यूरेशन में कल कोई चोट लगती है, झटका लगता है, आपका वेट ज़्यादा है, सो ये लिगामेंट ढीला हो सकता है, लंबा हो सकता है, टूट सकता है और सर्जरी फेल हो सकती है। 6 महीने के बाद चालू होता है फेज़ ऑफ मैच्योरेशन, जो चलता है लगभग 2 साल तक। सो 2 साल तक आपका ACL और मजबूत होता रहता है दोस्तों। ये मैच्योर तभी होता है जब आप लेट रिहैब करते हैं। हमारे इंडिया में लेट रिहेबिलिटेशन के सेंटर्स बहुत कम है। अगर आपको लेट रिहैब नहीं मिल रहा है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम लेट रिहेबिलिटेशन आपका ऑनलाइन करा सकते हैं। इससे हमारे नॉर्मल ACL में प्रोप्रियोसेप्शन GPS की
टेंडेंसीज आती हैं, तो उसमें जीपीएस नहीं होता। जब वो तो टेंडन से बना है, सो उसको टेंडन को नॉर्मल एसीएल में कन्वर्ट करने के लिए प्रोप्रियोसेप्शन नर्व एंडिंग चाहिए ताकि वो जीपीएस का काम करे। उसके लिए आपको लेट फेज करना ज़रूरी है ताकि आपका ग्राफ्ट मैच्योर हो, आप ज़िंदगी भर चला पाओ। अब दोस्तों दुनिया में सारी चीज़ें बदल गई है, सो एसीएल सर्जरी भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गई है। अब बात करते हैं कि आखिर 20-30 सालों में क्या हर चीज़ बदलने के बाद ये सेम कैसे रह सकती है, इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई, इसका इतना फेलियर क्यों है, ये बेटर क्यों नहीं हुई। तो आज मैं बात करूँगा कि अगर हम बेटर करना चाहें तो उसके लिए हम कौन सी सर्जरी कर सकते हैं। तो दोस्तों बेटर करने के लिए कोई एक नई सर्जरी नहीं है, बेटर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। तो पहली चीज़ मैं चेंज करूँगा वो है कि हम बेटर ग्राफ्ट ले लें। तो सबसे मजबूत एसीएल बनता है दोस्तों क्वाड्रिसेप्स का या पटेलर टेंडन का। इसकी स्टडीज़ मैंने पेपर में दी है, आपको इस वीडियो में आपको दिख रही है। बहुत सारी वर्ल्ड की स्टडीज़ है, आप खुद भी चेक कर सकते हो, गूगल हो चाहे जीपीटी और क्लाउड, जिसके अंदर भी आपको ये में चेक करना कि इन दोनों के जो रिजल्ट है वो हैमस्ट्रिंग से और पेरिनियस लंबस से मच बेटर है इन टर्म्स ऑफ री रप्चर, ये दोबारा नहीं टूटते हैं। क्वाड्रिसेप्स और पटेलर टेंडन निकालने के लिए ओपन सर्जरी करनी पड़ती है, तो पेन ज़्यादा होता है। तो ज़्यादातर सर्जन यूरोपियन अमेरिकन क्वाड्रिसेप्स प्रीफर करते हैं क्योंकि दूरबीन से निकल जाता है। अब क्वाड्रिसेप्स ज़्यादा मजबूत क्यों है, क्योंकि ये मोटा निकलता है। ये निकलता है दोस्तों 10 mm से लेके 11 mm तक का। क्वाड प्रो की मदद से हम छोटे से चीरे से इसको निकाल सकते हैं दूरबीन से। इसके अलावा ये सिंगल निकलता है, ये डबल ट्रिपल करने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल निकलता है। इसके री रप्चर रेट सिग्निफिकेंटली लेस है। सो फर्स्ट थिंग हमने सर्जरी में चेंज करी कि हमने ले लिया क्वाड्रिसेप टेंडन जिसके री रप्चर रेट कम है। सो इससे आपकी एक्टिविटी भी जल्दी आ जाएगी और आपके लिगामेंट के फेलियर के चांसेस भी नहीं रहेंगे। अब क्वाड्रिसेप टेंडन ले तो हमने बढ़ा लिया 10 mm का 11 mm का, पर हमने इतना बड़ा छेद नहीं किया। छेद हम दोस्तों बहुत छोटा किया फ्लिप कटर से, इससे आपको पेन कम होगा। इसको बोलते हैं ऑल इनसाइड। ये अंदर आके खुलता है वापस बंद हो जाता है। सो स्क्रू सर्जरी के मुकाबले अगर पेन कम करना है तो हम फ्लिप कटर यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर 2 बटन लगते हैं क्वाड्रिसेप्स में, एक ऊपर एक नीचे। अब 2 बटन लगने से मेरी बैंडिंग जल्दी आती है, मेरे को रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट भी इसी फेज़ के अंदर जाएगा। पहले होगा नेक्रोसिस, फिर न्यूवेस्कुलेशन, फिर मैच्योरेशन। इसका मतलब है ये ग्राफ्ट भी 6 महीने तक कमज़ोर रहने वाला है और चोट लगेगी तो इस ग्राफ्ट के भी टूटने के चांसेस हैं, पर हैमस्ट्रिंग से बहुत कम, इसीलिए इसके री रप्चर रेट कम होता है। उस चांसेस को कम करने के लिए हम लगा सकते हैं इंटरनल ब्रेस। सो इंटरनल ब्रेस लगाने से क्या होता है, जब ये ग्राफ्ट आपका चिपका नहीं है या जब ये कमज़ोर है, इन सभी 6 महीने के दौरान इंटरनल ब्रेस लगाने से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। सो अगर आप 6 महीने के दौरान गिरते हो तो इंटरनल ब्रेस आपको बचा लेगा। ये प्रूवन है दोस्तों। एक पैट्रिक स्मिथ डॉक्टर है, उसकी रिसर्च है जो मैकी क्लिनिक की वेबसाइट पे अवेलेबल है। वो अगर आप देखेंगे तो 88% तक मुझे फेलियर से रिडक्शन मिलता है अगर इंटरनल ब्रेस लगाओ। दूसरा, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाता हूँ, 50% तक मैं जल्दी ठीक हो जाता हूँ। मैं वर्क पे और स्पोर्ट्स में बहुत जल्दी चला जाऊँगा, लगभग आधे टाइम में। क्यों? इंटरनल ब्रेस होने की वजह से आपको बाहर ब्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं, आप चल सकते हैं, पैर बैंड कर सकते हैं, आपको दर्द भी कम हो रहा है तो 7 to 15 डेज़ में आप कार चला सकते हैं। आप 1 से 1.5-2 महीने में रनिंग जॉगिंग कर सकते हैं और 3 महीने में हम रनिंग इनिशिएट कर सकते हैं। सो अब बैक टू गेम जाने में 6 महीने में जा सकते हैं, जिसमें नॉर्मल सर्जरी हम साल भर में जा रहे थे। सो सिंगल कोई नई सर्जरी नहीं आती है, बहुत सारे एक स्टेप आते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका एक और लिगामेंट टूटा है एसीएल के साथ है, जिसका नाम है ALL, एंटीरियर लेटरल लिगामेंट। वो होता है बाहर। अब हम लोग जो MRI कराते हैं तो इंडिया से MRI कराते हैं तो यहाँ पर इंडिया में लोग पढ़ते नहीं है, उसको लिखा हुआ नहीं होता। पर ALL सबका टूटता है, ACL टूटा, आपका ALL भी टूट गया, एंटीरियर लेटरल लिगामेंट। अब आपने सिर्फ ACL ऑपरेट कराया, ALL नहीं कराया, तो क्या होगा, आगे पीछे तो नहीं जाएगा घुटना, पर ऐसे से गोल घूमता रहेगा। तो बहुत सारे लोगों का ACL सर्जरी के बाद भी घुटना ऐसे से घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि उनका ALL टूटा हुआ है, वो ऑपरेट नहीं हुआ। साथ में उनका लिगामेंट भी हो सकता है ढीला हो गया क्योंकि ALL नहीं हुआ। जितने भी वर्ल्ड के एपेक्स सर्जन हैं दोस्तों, वो ALL ज़रूर करते हैं ACL के साथ। ALL करने को बहुत सारे तरीके रहते हैं। एक होता है ALL इंटरनल ब्रेस जो कि एक्सपेंसिव पड़ता है। दूसरा तरीका है ALL रिकन्स्ट्रक्शन जो हम हैमस्ट्रिंग टेंडन से कर सकते हैं, उसमें चीरा बड़ा लगता है। तीसरा तरीका जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है LET। ये छोटे से चीरे में हो जाती है, टेंसर फेशियल आटा से हम ALL बनाते हैं और एक ही एंकर का यूज़ में आता है। सो ये करने से मेरे को रोटेशनल स्टेबिलिटी मिलती है ACL सर्जरी के बाद और मेरे ग्राफ्ट का फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपका रिहैब अच्छा नहीं है तो सब चीज़ें ख़राब हो जाएगी। अगर आपने लेट स्टेज रिहैब नहीं किया मैच्योरेशन के बाद, न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग करने से 50% चांसेस कम होते हैं रीटियर के। दैट इज़ प्रूवन फैक्ट। रिहेबिलिटेशन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके हमारे में ACL टीयर है तो आप हमें अपनी MRI भेज सकते हैं, उसको मैं स्टडी करके बताऊंगा सबसे अच्छा इलाज क्या रहेगा आपके लिए।